लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। पेश हैं आज के कुछ अहम बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई चल रही है और इसके नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी में आपस में जूता चल रहा है। सुना है बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चल रही है। हम तो कहेंगे एक को कहो भाई एक यहाँ आ जाओ, कोई वैकेंसी होगी निकाल लेंगे हम तो वैकेंसी। सर 2027 में आप अकेले नहीं गठबंधन के साथ लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा जी, इंडिया गठबंधन। बिहार में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस सत्र में सबसे पहले सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की दो बड़ी प्राथमिकताएं तय की गई हैं: कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाना। विधानसभा का ये विशेष सत्र प्रदेश की राजनीतिक हलचल के बीच काफी अहम माना जा रहा है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति के साथ सदन में उतरेंगे। नहीं, जो अभी विधानसभा या विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है, हमारे प्रोटेम स्पीकर जो हैं सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ करवाएंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और तीसरे दिन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय का ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण होगा। इस बार बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं रह पाएगा क्योंकि फिर 1.5 महीने का बजट सेशन होता है फरवरी में, और इसी तरह करके अभी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है इस सेशन का मुख्य मुद्दा है। सर, उद्योग को लेकर काफी सरकार सजग है और लगातार उद्योग कैसे बिहार में है उसको लेकर भी प्रयास हो रहे हैं। देखिए, सरकार स्ट्रैटेजीज बनाए जा रहे हैं। सरकार की दो प्राथमिकता है। पहला है कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार, और दूसरा है युवाओं को रोजगार। और युवाओं को रोजगार हम तभी दे सकते हैं जब उद्योग और उद्योग विभाग को जो है सही तरीके से लोगों के लिए रोजगार का मुहैया कराने का एक साधन बनाए। और इसी क्रम में उद्योग विभाग में मैंने कल समीक्षा किया और जितने भी प्रस्ताव निवेशक के आए हैं उन निवेशकों को तुरंत जो है सिंगल विंडो सिस्टम से बियाडा जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रियारत है। और जो करीब 1300 एकड़ का हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया गया में बना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे और जितने आवेदन निवेशक के आए हैं उनको जमीन अलॉटमेंट तुरंत करें, जिससे कि आगे का जो है हमारा उद्योग लगाने का कार्य तेजी में हो सके। नेशनल हेराल्ड मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से शुरू होकर अलग अलग राज्यों और बिहार तक फैला प्रतिशोध का निजाम अब बंद होना चाहिए। झा ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस पर विराम नहीं लगाया गया तो इसकी जद में कोई भी आ सकता है और जब सत्ता का पहिया घूमेगा तो मुश्किलें पड़ जाएंगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? बस आग्रह ये कर सकता हूं कि एक न एक दिन ये जो पूरा वेंडेटा का निजाम है जो दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों से होता हुआ बिहार तक भी पहुंचता है, इस पे विराम लगना चाहिए। अन्यथा अगर विराम नहीं लगता है तो कल कौन इसकी जद में आएगा? जब पहिया घूमेगा तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूं उसी संदर्भ में हम सबको इंतजार करना चाहिए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी नोटिफिकेशन में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि हम इसका पूरा सम्मान करते हैं।
ये फैसला महाराष्ट्र के निकाय चुनावों की तैयारियों को प्रभावित कर सकता है, जहां आरक्षण नीति की अब नए सिरे से समीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां तक 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, 32 जिला परिषद है, 346 पंचायत समितिज है, वहां कोर्ट ने आदेश दिया है स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि ये रिजर्वेशन 50% के अंदर ही होना चाहिए। कोई भी नोटिफिकेशन में इसके ऊपर नहीं हो सकता है और हम आदर सम्मान करते हैं ऑनरेबल कोर्ट्स का, क्योंकि ये वर्डिक्ट जो है एक फाइनल जजमेंट है। हाल ही में जो हमारे स्थानिक स्वराज के इलेक्शंस चल रहे हैं वहां 246 म्यूनिसिपल काउंसिल्स है, 42 नगर पंचायत। और रही बात 2 तारीख के बाद 3 तारीख को ये निकाल आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आते हुए इलेक्शंस जो बाकी है वो इसी नोटिफिकेशन के आधार पे चले, तो कोई भी रिजर्वेशन विल नॉट एक्सीड द 50% कैप। इट इज अ डिसीजन व्हिच इज फाइनल, वी मस्ट वेलकम इट। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी की तरफ से 2002 से पहले के बैक डेट वाले फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस बात की पहले से जानकारी थी और ये काम संगठित तरीके से हो रहा है। घोष ने कहा कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से किसी को वोटर नहीं माना जाना चाहिए। तथा और वेस्ट बंगाल में पुराना बर्थ सर्टिफिकेट का चाहिए बढ़ गया है, तो स्पेशल कैंप हो रहा है। पहले से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था कि टीएमसी और उनके सरकार की तरफ से, कॉर्पोरेशन और बहुत जगह म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बैक डेट में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रही है और छोटा मोटा संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में ये बैक डेट में 2002 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट उसको दिया जा रहा है। केवल बर्थ सर्टिफिकेट पहले होने से उसको नहीं मानना चाहिए वोटर। उनका परिवार का कोई है कि नहीं उसका भी यहाँ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो लाखों की संख्या में बर्थ सर्टिफिकेट दिखा करके बैकडेट का और यहाँ वोटर बन जाएंगे। और टीएमसी पूरा योजनाबद्ध रूप से इसको कर रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संसद के शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर बहस जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग वोटों की कथित धांधली में बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है। भारद्वाज ने दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के राज्यों में विकराल रूप धारण कर रहे प्रदूषण पर भी कहा कि संसद में इस पर चर्चा न हुई तो दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। इस पर चर्चा संभव है। देखिए, एक तो एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से वोटों की धांधली में सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो इस वक्त दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों की प्रदूषण से बुरी हाल है, इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार इसके अंदर पूरी तरीके से नाकाम रही है और दिल्ली के और एनसीआर के लोगों का दम घुट रहा है। अगर बड़े स्तर पर इस पर चर्चा नहीं हुई और कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। राजस्थान सरकार ने केंद्र के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कच्छ से जालौर तक एक समुद्री जलमार्ग विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। राज्य के मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि जालौर जिले में एक पोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। देखिए, रन ऑफ द कच्छ है, वहां से जालौर तक कई किलोमीटर के एरिया के अंदर अभी भी दलदल नुमा गाद निकलती है और बरसात के दौरान तो वहां लोगों का जीना दुर्बल हो जाता है, लोग निकल भी नहीं सकते। इस आपदा को अवसर पे बदलने के लिए हमारी सरकार ने भारत सरकार के साथ एमओयू किया और उस एमओयू के तहत कच्छ से स्टार्ट होके और हमारे जालौर तक एक समुद्र मार्ग से जहाज चले, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और जालौर के अंदर पोर्ट बने, इस पे अभी हमारा काम चल रहा है। लगभग 400 से अधिक किलोमीटर गुजरात के अंदर आता है और लगभग 10 से 15 किलोमीटर राजस्थान के अंदर आएगा। इस बड़ी परियोजना का सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा
तो वो हमारे राजस्थान को मिलेगा, क्योंकि समुद्री पोर्ट राजस्थान के अंदर ही बनेगा और पोर्ट बनने के बाद जो हमारा आयात और निर्यात का जो भार है उस पे जो व्यय होता है वो कम होगा, क्योंकि हमारा जो शेष भारत के भारी वाहन है उनको कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट जाने के अंदर कई हजारों किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी होती है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा वो बढ़ता है। इस कॉस्ट को कम करने के लिए ये हमारा जो जालोर का पोर्ट है ये एक वरदान साबित होगा और उससे हमारे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अब मैट्रिक परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा पूरी होने तक हर महीने 300 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। भविष्य में कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी मुफ्त प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। नया स्कीम आज से लॉन्च किया है कि हम सारी मैट्रिक परीक्षार्थी को महीना 300 रुपया देते जाऊंगा जब तक उनका परीक्षा कंप्लीट नहीं होते हैं। आगे जाके कॉलेज में उनको हम लोग फ्री एडमिशन भी दिलाऊंगा और हमारा पास छात्रियों के लिए और प्रभावी स्कीम है, जो स्कीम का आधार पर उनको महीना 1000 रुपया तक भी स्कॉलरशिप मिलेगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट बने, लोगों का मन आत्मविश्वास से भरे, इसीलिए ये स्कीम का आज हम लोग शुरुआत की। तमिलनाडु में साइक्लोन दित्वा के असर को देखते हुए मौसम विभाग ने कुड्डालोर जिले के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिला कलेक्टर सीबी आदित्य सेंथिल कुमार ने कहा कि प्रशासन की तैयारी पूरी है। 233 राहत केंद्र बनाए गए हैं जहां लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बारिश अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए लोगों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। Cyclone Ditwa, IMD has issued a very heavy rainfall warning for Cuddalore district. So based on that warning, the district administration has undertaken various preparedness measures. Primarily, we have identified 22 very high vulnerable locations and 39 high vulnerable locations where usually water stagnates, and we have pre-positioned men and material, especially mortars, so that water stagnation and waterlogging can immediately be resolved. Parallelly, we have also identified 233 relief centers wherein people can be evacuated and kept safely, and where food and water can be provided. So far, since rainfall has not yet started, there has not been any reason to evacuate people, but the centers are all well equipped in order to house these people. Overall, the centers can house around 1.5 lakh people. Also, all the government hospitals, 10 in number in Cuddalore district, have backup power facilities, are well equipped with medicines as well as manpower. Doctors are working round the clock. We have also identified the line list of pregnant mothers who are expected to deliver in the next 2 weeks, and we are working out the logistics along with the health department to ensure their safe delivery in hospitals. Apart from this, prior to the monsoon period, desilting of water channels, stormwater drains, etc. were also carried out. Interdepartmental teams have been put round the clock. Fishermen have also been alerted in coastal villages. Currently, no fisherman is out at sea, and we have alerted all the fishermen as well. An NDRF team and a TNDRF team are also here in Cuddalore. Station 2 teams are here. छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रजत जयंती वर्ष पर देश के प्रधानमंत्री इस पावन धरा पर आए। कश्यप ने कहा कि 2014 से पहले डीजीपी आईजी सम्मेलन सिर्फ दिल्ली में होता था, अब ये देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। आगे का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ की रजत जयंती हम मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हुआ है। और 2014 के पहले केवल दिल्ली में ही तक ही ये बैठक सीमित होती थी, लेकिन अब ये बैठकें अब अलग अलग राज्यों में होती है और अब उसी के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में इसको आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा वातावरण के साथ में इस बैठक का आयोजन हो रहा है और हम धन्यवाद देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी का, और उनके मार्गदर्शन में हमारा देश जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। ये थे आज के कुछ अहम बयान।
अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।